हेलो दोस्तों। आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 9 पे, जिसका संबंध चैप्टर 29 से है, अपील। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 389। तो दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपको किसी भी टॉपिक पे, लॉ से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे अगर आपको लेक्चर चाहिए, वीडियो चाहिए, या फिर आपको कोई भी प्रावधान, चाहे वो सीआरपीसी का, सीपीसी का, इंडियन एविडेंस एक्ट का, इंडियन पैनल कोड का, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, कोई भी प्रावधान आपको समझ में नहीं आता है, या किसी भी टॉपिक पे अगर आपको लेक्चर चाहिए, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले सेक्शन 389। तो सबसे पहले 389 क्या करता है? सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस पेंडिंग द अपील, रिलीज ऑफ अपीलेंट ऑन बेल। कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि जब एक्यूज कॉन्विक्ट हुआ और वो अपील किया, ठीक है, क्योंकि कन्विक्शन के अगेंस्ट वो अपील करेगा, तो जब अपील किया अपीलेट कोर्ट में, तो उस दरमियान क्या एक्यूज्ड को, दैट मीन जो कन्विक्ट हुआ है व्यक्ति, क्या उसको रिलीज किया जा सकता है अपील को पेंडिंग करके उसको बेल पे? तो इसके संबंध में ही है प्रावधान सेक्शन 389। तो चलिए एक्चुअली में क्या कहता है सेक्शन 389 ये हम जानते हैं। तो सबसे पहले सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग हम लोग जब बात करते हैं, तो अपीलेट कोर्ट पहला कंडीशन देखिए क्या कहता है। अपीलेट कोर्ट, ठीक है, अपील के हेयरिंग को पेंडिंग करने के बाद, ठीक है, कहने का मतलब कि अपीलेट ने जैसे अपील प्रेजेंट किया अगेंस्ट कन्विक्शन, ठीक है, अपीलेट कोर्ट में, तो सबसे पहला जो है, जो कंडीशन है 39 का पहला क्या है कि अपीलेट कोर्ट क्या करेगी, उस अपील की हियरिंग को पेंडिंग कर देगी, ठीक है, जो अपील प्रेजेंट हुआ था कन्विक्टेड के द्वारा, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि जब अपीलेट कोर्ट अपील की हियरिंग को या फिर अपील को पेंडिंग करेगी, तो इसके लिए उसको लिखित में रीजन रिकॉर्ड करना होगा, ठीक है, ये दूसरा कंडीशन है। तीसरा कंडीशन क्या है सबसेक्शन 1 का, देखिए, अब यहां पे पेंडिंग कर दी अपील को, उसके बाद क्या करेगी, जिस सेंटेंस के अगेंस्ट अपील हुआ था या फिर जिस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील किया गया था अपीलेट के द्वारा या फिर कन्विक्टेड के द्वारा, उसको क्या करेगी, सस्पेंड कर देगी, ठीक है। उसके बाद क्या करेगी, उसके बाद निर्देश देगी कि अपीलेट को, ठीक है, दैट मीन्स कि कन्विक्टेड व्यक्ति को रिलीज कर दिया जाए, या तो बेल पे या फिर उसके बॉन्ड पे। क्लियर? उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके प्रोविजो पे। फर्स्ट प्रोविजो क्या करता है कि सस्पेंशन करने के बाद सेंटेंस को, दैट मीन्स कि जिस सेंटेंस के अगेंस्ट एक्यूज्ड ने या फिर कन्विक्टेड यू कह लीजिए या फिर अपीलेट कह लीजिए, उसने जिस सेंटेंस के अगेंस्ट अपील किया था अपीलेट कोर्ट में, उस सेंटेंस को सस्पेंड करने के बाद, अपील को पेंडिंग करने के बाद, ठीक है, लेकिन अपीलेट को रिलीज करने से पहले क्या करेगी, अपॉर्चुनिटी मिलेगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, ठीक है, इस संबंध में अपनी बात को रखने का कि अपीलेंट को क्यों नहीं रिलीज किया जाए। कब? देखिए, जब अपीलेंट कन्विक्ट हुआ है उस अपराध के लिए जिसका सजा डेथ सेंटेंस है, या फिर लाइफ इंप्रिजनमेंट है, या फिर इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट लेस देन 10 ईयर, मतलब 10 वर्ष से कम का सजा नहीं है। क्लियर? तो ऐसे मामलों में, ऐसे केसेस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुनना अनिवार्य है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुनने के बाद ही अपीलेट कोर्ट अपीलेंट को रिलीज करेगी बेल पे, क्लियर, या उसके बॉन्ड पे। उसके जब हम लोग बात करते हैं सबसेक्शन 1 का जो सेकंड प्रोविजन क्या कहता है कि अगर अपीलेंट बेल पे रिलीज हुआ, या पॉइंट नोट कीजिए प्रोविजन 2 का सबसेक्शन 1 सेक्शन 389 का, कि अगर अपीलेंट रिलीज हुआ है बेल पे, ठीक है, तो फिर ये हमेशा एक मौका बना रहेगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास। पब्लिक प्रोसिक्यूटर से रिलेटेड प्रावधान कौन से सेक्शन में है सीआरपीसी का? सेक्शन 24 में, ठीक है। तो हमेशा पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास यह मौका रहेगा कि वो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है उस बेल के कैंसिलेशन को लेके। क्लियर? यहां पे जो प्रोविजन 2 कह रहा है कि अगर अपीलेंट बेल पे रिलीज है, तो अपने बॉन्ड पे नहीं, अपने बेल पे रिलीज है, तब ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास हमेशा मौका है कि वो अप्लाई कर सकता है कि उस बेल को कैंसिल किया जाए, ठीक है। अब लोग जब बात करते हैं सबसेक्शन 2 का, तो सबसेक्शन 2 कहता है क्या कि जो भी पावर अपीलेट कोर्ट को है सबसेक्शन 1 के तहत सेक्शन 389 का, वह पावर हाई कोर्ट भी एक्सरसाइज कर सकता है। तो किस केस में? तो उस केस में जब अपील हुआ है कन्विक्टेड पर्सन के द्वारा या कन्विक्टेड के द्वारा उस कोर्ट में जो कोर्ट हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट है, ठीक है। अब आइए सबसेक्शन 3 में। सबसेक्शन 3 के अनुसार क्या होता है दोस्तों
कहता है कि अगर कन्विक्टेड जो है सेटिस्फाई कर दे कोर्ट को, किस कोर्ट को, सबसेक्शन 3 का आप एकदम नोट कीजिए बात। क्या कहता है कि अगर कन्विक्टेड पर्सन, जिसको कन्विक्ट किया गया है, अगर वह उस कोर्ट को सेटिस्फाई कर दे जिस कोर्ट के द्वारा उसको कन्विक्शन हुआ है, किस बात को लेके कि वह उसका इंटेंट है, दैट मीन्स वो यह चाहता है कि वह अपील करना है उसको, ठीक है, उसका क्या इंटेंशन है, अपील करना है। और इसी बात से अगर वो उस कोर्ट को सेटिस्फाई कर देता है जिस कोर्ट के द्वारा उसको कन्विक्शन हुआ है, तो फिर उसको रिलीज किया जाएगा उसको बेल पे, ठीक है, क्लियर। लेकिन कब नहीं रिलीज किया जाएगा, जब इस संबंध में कोर्ट जिसने कन्विक्ट किया था, ठीक है, पर्सन को, अगर उसको लगता है कोई स्पेशल रीजन है तो उसको रिकॉर्ड करने के बाद लिखित में तब उसको बेल पे रिलीज नहीं किया जाएगा, ठीक है, अन्यथा उसको बेल पे रिलीज कर दिया जाएगा। तो यहां पे जो बेल दे रहा है, कौन दे रहा है, वह कोर्ट दे रही है जिस कोर्ट ने कन्विक्ट किया था पर्सन को, ठीक है। अब देखिए जो दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि यहां पे जो उसको रिलीज किया जा रहा है, ठीक है, तो क्यों रिलीज किया जा रहा है, क्योंकि उसके पास पर्याप्त मौका हो सके, समय मिल सके उसको अपील करने का, ठीक है, और अपीलेट कोर्ट का इस संबंध में सबसेक्शन 1 के संबंध में ऑर्डर प्राप्त करने का उसको मौका मिल सके। इसलिए यहां पे जो रिलीज हो रहा है कन्विक्टेड, सबसेक्शन 3 के अनुसार दोस्तों पॉइंट एकदम नोट कीजिए कि यहां पे कन्विक्टेड किस कोर्ट के द्वारा रिलीज हो रहा है बेल पे, तो उस कोर्ट के द्वारा जिस कोर्ट ने उसे कन्विक्ट किया था। क्यों हो रहा है, क्योंकि पर्याप्त मौका मिल सके उसको अपील करने का और ऑर्डर प्राप्त करने का सबसेक्शन 1 के तहत, ठीक है। लेकिन कब वो बेल पे रिलीज नहीं होगा, जब स्पेशल रीजन रिकॉर्ड होगा इस संबंध में, तब, क्लियर। लेकिन ऐसे कौन कौन से केसेस में सबसेक्शन 3 अप्लाई होगा, तो ये देखिए, पहला कहता है कि अगर कन्विक्टेड पर्सन जो है ऑलरेडी बेल पे है, क्या कर रहा है, पहला केस क्या है कि अगर कन्विक्टेड ऑलरेडी बेल पे है और उसको सजा हुआ है इंप्रिजनमेंट का, लेकिन 3 वर्ष से कम इंप्रिजनमेंट का सजा हुआ है और वो ऑलरेडी बेल पे है, तो ऐसे केसेस में सबसेक्शन 3 अप्लाई होगा। दूसरा कि अगर अपीलेट कन्विक्ट हुआ बेलेबल ऑफेंस के संबंध में, ठीक है, और वो बेल पे है, तो ही सबसेक्शन 3 अप्लाई होगा। तो ऐसे 2 ही केसेस में सबसेक्शन 3 का एप्लीकेबिलिटी बनता है, क्लियर। जब हम लोग बात करते हैं सबसेक्शन 4, तो दोस्तों सबसेक्शन 4 कहता है कि जितना समय के लिए अपीलेंट रिलीज था, जितना समय के लिए जो भी टाइम उसको दिया गया अपील करने को लेके, तो उस टाइम ड्यूरेशन में जितना समय तक के लिए वो बाहर था, रिलीज में था, ठीक है, उसको जोड़ा नहीं जाएगा। किस चीज में नहीं जोड़ा जाएगा, तो उस सेंटेंस में नहीं जोड़ा जाएगा जिस सेंटेंस का कन्विक्शन हुआ है। या मान लीजिए कि अगर अपीलेंट को लाइफ इंप्रिजनमेंट का सजा सुनाया गया है या फिर इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म का सजा सुनाया गया है, ठीक है, तो उस सेंटेंस में उस पीरियड को काउंट नहीं किया जाएगा जितना पीरियड के लिए वो बाहर था, ठीक है, क्लियर। तो यहां पे जो लाइफ इंप्रिजनमेंट है उसको हम लोग कितना वर्ष का मानते हैं, तो 20 वर्ष होता है लाइफ इंप्रिजनमेंट इज इक्वल टू। तो किस प्रावधान के अनुसार लाइफ इंप्रिजनमेंट 20 वर्ष का होता है, तो आईपीसी के सेक्शन 57 के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों अब हम लोग इस पार्ट को कंक्लूड करते हैं। तो आज इस पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया सेक्शन 389 सबसेक्शन 1 के अनुसार जाना कि ऐसे परिस्थिति भी हो सकती है जब सेंटेंस को सस्पेंड करके अपील के हियरिंग को पेंडिंग करके अपीलेंट को बेल पे रिलीज किया जा सकता है। तो इसके लिए कौन कौन सा कंडीशन फुलफिल करना आवश्यक है, तो सबसेक्शन 1 में इस कंडीशन का जिक्र किया गया है। उसके बाद 2 प्रावधान है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें यह बताया गया है कि इस संबंध में पब्लिक प्रोसिक्यूटर का क्या रोल है, ठीक है। फिर हम लोग सबसेक्शन 2 में बात किए कि हाई कोर्ट को भी यह पावर मिला है जो सबसेक्शन 1 के तहत अपीलेट कोर्ट को मिला है। सबसेक्शन 3 में हम लोग ने क्या देखा कि बेल पे वह कन्विक्टेड पर्सन उस कोर्ट के द्वारा भी रिलीज हो सकता है जिस कोर्ट ने उसे कन्विक्ट किया था, लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशन है। बस 2 ही ऐसे परिस्थिति में जिसका जिक्र हम लोगों ने देखा सबसेक्शन 3 में। और सबसेक्शन 4 में हम लोगों ने जाना कि जितना पीरियड के लिए अपीलेंट या फिर कन्विक्टेड बाहर था तो उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा उसके सेंटेंस से। तो दोस्तों इस पार्ट में इतना ही। और हाँ दोस्तों, मैं फिर से रिपीट करता हूं कि अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट पे प्रॉब्लम है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों आपका अब तक के लिए।